नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर से एलटी के लिए कुछ क्वेश्चन से लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारा पेपर नज़दीक है, इसलिए आपने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए होंगे। ओके, तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, ई लर्निंग में सम्मिलित है। ई लर्निंग में कौन कौन, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो लर्निंग होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग या वेब आधारित ट्रेनिंग, या इनमें दोनों बिल्कुल, और या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है और वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ट्रेल थे, बैटन थे, रैमजे थे, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर हेनरी रैमजे हमारे 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर रहे थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, या रेवती देवी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विनय लक्ष्मी, उनकी पत्नी का नाम था। किसकी? श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी 1917 में पहला अधिवेशन, और ये अल्मोड़ा स्थान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, ओडिशा से ये नहीं गुजरती है। तो इसे याद रखिएगा कि कितने राज्यों से जो कर्क रेखा है गुजरती है और किन से नहीं गुजरती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं? ऑप्शन हमारे पास है मुरादाबाद, बरेली, रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की कोई भी सीमाएं टच नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने सैलाइन या एल्कलाइन मृदा को सुधारने का कार्य किया? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर अंबिका सिंह, डॉक्टर डीआर भुम्बला, और डॉक्टर एसएस बेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है अपने पाल जी, यानी डॉक्टर वी पाल। ओके, तो इसका ए इसका राइट आंसर है। तो पाल जी ही ऐसे वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने सैलाइन या एल्कलाइन या क्षारी भी कह सकते हैं, क्षारी मृदा को सुधारने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? बीएस मिन्हास, एम रॉय, जेएल नेहरू, मनमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बीएस मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में प्रतिशत 10 की परिवर्तन अवधि 2001 से 11 के दौरान रही। तो 10 की जो वृद्धि या परिवर्तन हुआ वो कितना रहा 2001 से 2011 के बीच दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए है, यानी 19.17% रहा, 19.17% 10 की वृद्धि या 10 की परिवर्तन रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तरकाशी कम जनसंख्या वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं। वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हो गई थी, किसकी? प्रोतिमा। तो वो कौन सा हादसा था? केदारनाथ की बाढ़ थी, नीलकंठ में बादल फटने की घटना थी, या उत्तरकाशी भूकंप था, या मालपा भूस्खलन था? तो जो राइट आंसर है दोस्तों इसका मालपा भूस्खलन था। ओके, तो मालपा भूस्खलन में ही ये जो प्रोतिमा बेदी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। मालपा भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन 18 अगस्त 1998 को मालपा भूस्खलन के दौरान हो गया, और अपने पुत्र की आत्महत्या करने के बाद
प्रोतिमा द्विवेदी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी और इस दौरान पिथौरागढ़ में आई आपदा के दौरान प्रोतिमा द्विवेदी और अन्य 7 लोग भारत तिब्बत सीमा के निकट मालपा में मृत पाए गए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मालपा में प्रोतिमा जो द्विवेदी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से जुड़े हुए हैं? तो सुहल देव से, याहद देव से, क्रांचल देव से या चंद्रदेव से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रांचल देव से जुड़े हुए हैं चंपावत के बालेश्वर मंदिर। और अब बालेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बालेश्वर मंदिर आखिर क्या है। अगर आप चंपावत जाएंगे तो जरूर बालेश्वर मंदिर जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले बालेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में चंद शासकों ने किया था और चंद शासकों का जो प्रथम शासक थे वो थे सोमचंद्र। और जो मंदिर के प्रांगण हैं उनमें क्रांचल देव का एक अभिलेख है और जिस पर मंदिर निर्माण का काल यानी 1272 ईस्वी अंकित है। और बालेश्वर मंदिर को वर्ष 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित कर दिया है। तो इसे डेटा को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये था बालेश्वर मंदिर के बारे में। कछार देवी का मंदिर स्थित है। तो कछार देवी का मंदिर स्थित कहाँ है, कौन सी चोटी पे है? कश्यप चोटी पर है, नंदा देवी चोटी पर है, देवतोली चोटी पर है या सुदर्शन पर्वत पे है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कश्यप चोटी पर है। कौन? कछार देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है। कहाँ है? अल्मोड़ा में। बट अब हम जानते हैं कि कश्यप चोटी के बारे में या कछार देवी के बारे में। तो दोस्तों इसका जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, देखिए कछार देवी का मंदिर अल्मोड़ा जिले में कश्यप चोटी पर स्थित है और यह शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कछार देवी मंदिर के निकट का संपूर्ण क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है, तो इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ विशाल भूचुंबकीय पिंड है। ये डेटा याद रखिएगा, कछार देवी से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया। शेरिंग ने, ट्रिल ने, वॉल्टन ने या जॉनसन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वॉल्टन ने किया था। ओके, और हम वॉल्टन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वॉल्टन एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने देहरादून का गजेटियर प्रकाशित किया था। किसने किया था? देहरादून का गजेटियर। तो ये किसने प्रकाशित किया था? वॉल्टन भाई साहब ने किया था। और वर्ष 1910 में प्रकाशित इस पुस्तक में देहरादून की संस्कृति का विस्तृत विवरण दिया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है कि फड़कानौली एवं पेटशाला के शिलाश्रय की खोज की गई थी। तो फड़कानौली और पेटशाला किसने खोजा था, ये बात की जा रही है। तो मौला राम जी, यशोधरा मठपाल जी या नौटियाल जी या इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मठपाल जी ने ये काम किया था, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने, फड़कानौली और पेटशाला में। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर यशोधर मठपाल ने वर्ष 1885 में फड़कानौली तथा वर्ष 1989 में पेटशाला या शिलाश्रय की खोज की। अल्मोड़ा जिले में फड़कानौली और पेटशाला के शिलाश्रय स्थित हैं और फड़कानौली में शिलाओं पर सामूहिक नृत्य का चित्र अंकित है, जबकि पेटशाला से 2 चित्रमय शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों से प्राप्त शिलाश्रय निम्न पाषाण काल के हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने ही फड़कानौली और पेटशाला में शिलाश्रय की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है कि भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तीसरा था, चौथा था कि पांचवा था? तो राइट आंसर है दोस्तों छठवां था। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि भारत में जीएसटी जो एक्ट था वो 2017 को पारित हुआ था। उत्तराखंड देश का छठवां राज्य था। उत्तराखंड से पहले तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ ने जीएसटी विधेयक यानी एक्ट को पारित किया था। उत्तराखंड विधानसभा ने इस विधेयक को 2 मई 2017 को सर्वसम्मति से पारित किया था। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा ने कब पारित किया था? ये किया था 2 मई 2017 को सर्वसम्मति से पारित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल दर्शन के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास दीवानंद नौटियाल जी, यशवंत सिंह कठौज जी, राम सिंह जी या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे शिवानंद नौटियाल जी हैं। कौन है? शिवानंद नौटियाल जी
इसके क्या हैं, राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी हैं। उनका जन्म 26 जून 1936 को पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हुआ था और प्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1986 में किया गया और वह वर्ष 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री थे और वर्ष 2000 में उन्हें उत्तराखंड रत्न अवार्ड से विभूषित किया गया। उत्तराखंड रत्न से भी विभूषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है कि भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो भारत का वह राज्य, भारत के 28 राज्य हैं जैसा कि आपको पता है, तो उसमें गोरान घाट दर्रा कहाँ है ये बताना है। महाराष्ट्र में है कि राजस्थान में है, केरल में है, कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान में गोरान घाट दर्रा स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा गोरान घाट दर्रे के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसका कि गोरान घाट दर्रा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह राजस्थान के सिरोही तथा जालोर को उदयपुर से जोड़ता है और गोरान दर्रा माउंट आबू के दक्षिण में है जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह दर्रा कटीली झाड़ियों और नागफनी के पौधों से कोलैप्स है, आच्छादित है, ठीक है, ओवरलैप है किससे, कटीली झाड़ियाँ और नागफनी से। तो दोस्तों ये इसका एक्सप्लेनेशन था किसका, गोरान घाट दर्रा जो राजस्थान में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने, सभा सार पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों सभा सार पुस्तक के लेखक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर से भी आने वाले हैं। तो बच्चे इतनी सारी बुक्स हैं इंडिया में तो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक आएंगी। तो दोस्तों UKSSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जो भी पेपर हो रहा है UKSSC जो भी करा रहा है, तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से जो ऑथर हैं, कौन सी बुक्स पूछी जा रही है, तो उसी से कोरिलेट करके आप पढ़िएगा क्योंकि सारी बुक्स पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। बट आप एक बार भी कोई बुक को देख लेंगे ना तो आपके माइंड में वो छप जाएगी और जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आपको एक बार देखना जरूर है बुक्स वाला, ओके, क्योंकि एक या 2 क्वेश्चन वहाँ से देखे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। सभासार पुस्तक के लेखक कौन है, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह और नरेंद्र शाह दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह सभासार पुस्तक के लेखक थे। कौन थे, सुदर्शन शाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, सभासार पुस्तक के लेखक टिहरी गढ़वाल के प्रथम शासक सुदर्शन शाह थे। टिहरी गढ़वाल के प्रथम शासक कौन था, सुदर्शन शाह था। और सुदर्शन शाह का शासनकाल 1815 से लेके 1859 तक चला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उसमें नेपाल के जो नरेश थे वहाँ नरेश होते हैं, तो उस वक्त कौन थे, और ये जो गोरखा थे ना ये नेपाली ही थे, इसलिए ये क्वेश्चन इजाद किया गया है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास है रण बहादुर शाह, अमर थापा, महेंद्र चंद्र या जगदीत पांडे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रण बहादुर शाह। तो जब कुमाऊं पे अटैक किया था गोरखाओं ने 1790 में, तो उस वक्त जो नेपाल के नरेश थे वो थे रण बहादुर शाह थे। ओके, और उन लोगों ने जब गोरखाओं ने आक्रमण किया कुमाऊं पे तो कुमाऊं वालों को हरा दिया था, तो उस दिन से उनका वर्चस्व वहाँ हो गया था। लेकिन वो गढ़वाल को हरा नहीं पाए, लेकिन बाद में वो गढ़वाल को उन्होंने हराया। ओके, 1804 के करीब उस वक्त खुड़बुड़ा का युद्ध भी हुआ जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी और गढ़वाल फिर उनके हाथ में आ गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का हमला 1790 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि आपको विदित है, और इस आक्रमण के समय नेपाल का शासक रण बहादुर शाह था और गोरखा सेना ने सेनानायक, देखो उसमें सेनानायक कौन था उनका जब उन्होंने आक्रमण किया कुमाऊं पे, अमर सिंह थापा के काली नदी
के पार कर अल्मोड़ा पर कब्जा किया। सबसे पहले कहाँ किया? अल्मोड़ा पर। और कुमाऊं के शासक महेश चंद्र ने मैदान में शरण ली। ओके, कहाँ ली? और गोरखाओं ने आसानी से कुमाऊं पर कब्जा कर लिया और तथा गोरखा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया कुमाऊं को। तो दोस्तों ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, और इनको अगर आप नोट से बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। कोई भी जो आपको विदित नहीं है, जो आपको मालूम नहीं है, जिसका आपको इल्म नहीं है, उसको ज़रूर नोट कीजिएगा। जिसका आपको इल्म है उसका आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक एलटी का पेपर नहीं हो जाता, और एलटी के पेपर के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दीजिएगा और चीज़ें मत कीजिएगा आजकल, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।